محروم محبت मुख सफदर हयात किस्त नंबर 7-8 हो। इसने एक तवील सांस खारिज की। आप अंदर आ जाएं। मैंने कहा अंदर आने की जरूरत नहीं है हबीब अहमद, तुम हमें पेवर के बारे में बताओ, हम इसे बेताबी से तलाश कर रहे हैं। वो कई दिन से गायब है हबीब अहमद ने बताया। कई दिन से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है एक माह तो हो ही गया होगा। मैंने पूछा। इसने बताया तो होगा, कहाँ जा रहा है? वो कभी बताकर नहीं जाता, हबीब अहमद जवाब दिया। मैं इस बदबख्त का हरकतों से बहुत नाला, आए दिन इसकी शिकायतें मलती रहती हैं, कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से तनाजो। मैं तो तंग आ गया हूं उसके करतूतों से। एक लम्हे को रुक कर उसने कहा, लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता वो इस हद तक भी जा सकता है। थानेदार साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ये मजाक नहीं है हबीब अहमद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारा बेटा आबदा का ताकुब करते हुए हमारे इलाके में पहुंचा था। आबदा कत्ल हो चुकी है और पेवर गायब है, हबीब अहमद ने बताया। थानेदार साहब, इस बात में कोई शक नहीं कि पेवर बुरी सोहबतों में पड़कर बहुत बिगड़ चुका है। कोई भी शरीफ आदमी इसे रिश्ता देने को तैयार नहीं है। मैंने पहले यही सोचा था कि अगर उसकी शादी कर दी जाए तो मुमकिन है वो सुधर जाए, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई। पेवर की बस एक ही रट है कि वो हर सूरत में आबदा ही से शादी करेगा, और अगर आबदा की शादी इससे ना हुई तो वो किसी और से भी उसकी शादी नहीं होने देगा। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि वो इस किस्म की धमकियां देता रहता था। धमकियों की बात और है जनाब, लेकिन वो कत्ल नहीं कर सकता, हबीब अहमद ने पूरे वसूख से कहा। मैंने पूछा, हबीब अहमद, क्या तुम्हें अंदाजा है कि पेवर कहाँ जा सकता है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो मुझे कुछ नहीं बताता, पता नहीं किस किस से दोस्तियां पाल रखी है, इसने जवाब दिया। इसके दोस्तों के बारे में तो कुछ जानते होंगे? कोई नहीं जानता, बस वही जानता है, हबीब अहमद ने उकताहट आमेज लहजे में जवाब दिया। वो बहुत दूर दूर तक जाता रहता है, फाजिल शाह, अहमदपुर, सयाल, महाराजा गढ़ और अतेरिन हजारी, पता नहीं कहाँ कहाँ खुआरी करता फिरता है। कभी तो वो 2-2 माह तक घर नहीं आता। हबीब अहमद ने जिन जगहों के नाम गिनवाए थे उन्हें सुनकर मैं चौंक उठा। उनमें से बेशतर इलाके झंग जिला में थे। मैंने हबीब अहमद से कुछ और सवालात भी किए, मगर तसल्ली बख्श नतीजा बरामद ना हुआ। वो अपने नाखलफ बेटे पेवर की खुफिया सरगर्मियों से ज्यादा वाकिफ नहीं था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने हबीब अहमद से पूछा, हबीब अहमद, तुम्हारे पास पेवर की कोई तस्वीर वगैरह तो होगी? वो उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। कुछ देर बाद हबीब अहमद वापस बैठक में आया और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने पेवर की मज़कूरा तस्वीर अपनी जेब में रख ली और उठते हुए कहा, जब तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती हम खानेवाल में ही रहेंगे। इस दौरान अगर तुम्हें पेवर के बारे में किसी किस्म की सुनगिन मिले तो फौरन थाने में इत्तला देना। हमारा कयाम इलाके के थाने में ही है। जी मैं ऐसा ही करूंगा, वो फर्माबरदारी से बोला, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि वो किसी किस्म की वारदात में मुलव्वस हो सकता है। मैंने कहा, जब ये केस मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा तो सूरत हाल रोज रोशन की तरह आयान हो जाएगी। मैं हर कीमत पर दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। थानेदार साहब, वो झिझकते हुए बोला, एक बात मेरे जहन में खुटक रही है। ऐसी कौन सी बात? हबीब अहमद ने कहा, आपने बताया है कि मास्टर जमील बिहार अभी तक लापता है। हाँ, हम इसे ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, वो बहुत जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। इसका जुर्म भी कम संगीन नहीं है। अगवा कोई मामूली जुर्म नहीं है हबीब अहमद। ऐसा भी तो हो सकता है, हबीब अहमद ने ख्याल अफरोज अंदाज में कहा, मास्टर जमील ही ने आबदा को ठिकाने लगा दिया हो, ये नामुमकिन तो नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैंने संजीदा लहजे में कहा। जिन इम्कानात का तुमने जिक्र किया है वो पहले से मेरे जहन में मौजूद है। तुम फिक्र ना करो। अगर तुम्हारा बेटा किसी भी तरह इस मामले में मुलव्वस नहीं है तो उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी। हम हबीब अहमद के
घर से निकल आए और बातों बातों में थाने पहुंच गए। मेजबान थानेदार ने बड़ी खुश दिली से हमारा इस्तकबाल किया और हमारी दिन भर की कार्रवाई के बारे में इस्तफसार किया। मुताल्लिका थानेदार का नाम हक नवाज जंजुआ था। मैंने कहा, जिंजू साहिब, काम की बहुत सी बातें मालूम हुई है। बस यूं समझ लें कि केस तकरीबन हल ही हो ही गया है। इस जंजीर की सिर्फ 2 कड़ियां कम है। उनको हथकड़ियां लग जाएं तो इस केस की जंजीर मुकम्मल हो जाएगी। हमें हुक्म करे मुख साहिब, हक नवाज जंजुआ ने जोशीले अंदाज में कहा। उन दोनों कड़ियों को अभी गिरफ्तार करके आपके कदमों में डाल देते हैं। मैंने मुतहम्मिल लहजे में बताया, ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। एक कड़ी की तलाश में कल सुबह मैं तिलबा जाऊंगा, मुमकिन है हाथ लग जाए। और दूसरी कड़ी? मैंने जवाब दिया, इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कौन है वो सूरमा? गफूर उर्फ पेवर बदमाश। मैंने बताया। फिर पूछा, इसका रिकॉर्ड कैसा है? थानेदार हक नवाज जंजुआ ने कहा, दूसरे दर्जे का बदमाश है। चोरी चकरी, धौंस धांधली और बलवे वगैरह के जराइम में मुलव्वस रहता है। 1-2 मर्तबा मैंने खुद अपनी निगरानी में इसकी पुश्त पर लित्तर भी लगवाए हैं। वो हफ्ता 10 दिन हवालात में भी रहा है। वैसे वो अक्सर कई दिनों के लिए इलाके से गायब रहता है। हक नवाज जंजुआ ने पूछा, आपका अपना कल का क्या प्रोग्राम है? मैं अली असुबा तिलबा रवाना हो जाऊंगा। मैंने बताया, मास्टर जमील बिहार का घर वही है। मकतूला अब्दा परवीन इसी मास्टर के साथ घर से भागी थी। अगरचे हमारे पास इस फरार नुमा अगवा की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन यह वाकया मेरे थाने की हुदूद में पेश आया है, इसलिए मैं कल ही से मास्टर जमील की तलाश में भी सरगर्म हो जाऊंगा। मैंने कहा, अगर मकतूला का बाप पहले ही रोज आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवा देता तो मुमकिन है वो जान से न जाती। इस खबीस बुढ़े को समझाना नामुमकिन है। हक नवाज ने बुरा सा मुंह बनाया। इसकी बेजा सख्तियों और नारवा सलूक ने बच्चियों की जिंदगी अजाब कर रखी थी। आपदा से पहले इसकी बड़ी बहन खालदा भी ये कारनामा अंजाम दे चुकी है। अब तो जानते हैं मुख साहिब, अगर वरसा ही कोई दिलचस्पी जाहिर न करें तो पुलिस कहां तक एक घर का दरवाजा खटखटाकर उनके मसाइल हल करती फिरे। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। मैंने कहा, मैंने आज मौलवी नूर शाह से एक तवील मुलाकात की है। वो खासा नामकूल और आकिबत ना अंदेश शख्स है। मजहब की आव में इसने अपने घर को जुल्मत कदा बना रखा है। काश ऐसे खुद पसंद और मुतकब्बिर वालिदैन के लिए किसी सख्त तरीन सजा की गुंजाइश होती जो अपनी औलाद के हुकूक का ख्याल नहीं रखते, उनकी अना और शख्सियत को कुचलकर उन्हें दुनिया वालों के लिए एक तमाशा बना देते हैं। मैंने कहा, ऐसे अफराद के लिए खुदा का दर्दनाक अजाब है, दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी मुनकाला। हक नवाज जंजुआ ने मेरे ख्याल की तर्जुमानी करते हुए फिर पूछा, आपका एएसआई तो कल वापस चला जाएगा। आपको अपने साथ तिलबा ले जाने के लिए कुछ अमले की जरूरत हो तो बताएं। इसका फैसला मैं सुबह ही करूंगा। मैंने कहा और आराम करने के लिए इस तरफ चला गया जहां हमारी कयामो ताम का बंदोबस्त किया गया था। वो पूरी रात इस केस की गुमशुदा कड़ियों को मिलाते हुए आंखों में किट गई। दूसरी सुबह मैंने एएसआई ज़हूर हुसैन को वापस हवेली बहादुर रवाना कर दिया। मैंने पेवर की तस्वीर उसके हवाले करते हुए कहा था, तुम फौरन किसी फोटोग्राफर से इसकी चंद कापियां बनवा लो और थाने पहुंचते ही होशियार किस्म के पुलिस एहलकारों का इंतखाब करो। फिर उन्हें पेवर के बारे में खुसूसी हिदायत देकर अतेरीन हजारी भरमाना। शोरकोट, महाराजागढ़, अहमदपुर, सयाल और बस्ती इस्ला में फैला। 2 ज़हूर हुसैन मुतमईन होकर हवेली बहादुर रवाना हो गया। मैंने थानेदार हक नवाज ने जंजुआ की फरमाइश पर उसके थाने के एक हवालदार को साथ लिया और मास्टर जमील बिहार के घर की जानिब चल पड़ा। हवालदार मंजूर इलाही सरकारी वर्दी में था, जबकि मैं हसब मामूल सादा लिबास में था। खानेवाल से हम बजरिया ट्रेन पहले मियां चिनो पहुंचे, फिर वहां से बस में बैठकर तिलबा पहुंचे और बिलाखिर तिलबा से एक तांगा पकड़कर हम अपने मतलूबा गांव चेक 88 आर पहुंच गए। हमारी दस्तक के जवाब में दरवाजा 16-17 साल के एक लड़के ने खोला। अपने सामने पुलिस वालों को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। मैंने इसके कुछ बोलने से पहले ही सवाल कर डाला, मास्टर जमील बिहार का घर ही है? आहू जी, इसने इस बात में सर हिलाया।
कौन है पत्थर नसीर? घर के अंदर से एक मर्दाना आवाज उभरी। थोड़ी ही देर में वो शख्स खुद भी दरवाजे पर चला आया। हम पर नजर पड़ते ही वो चौंक उठा। कि गिल है जनाब, इसने लर्जीदा लहजे में दरियाफ्त किया। मैंने कहा मैं मास्टर जमील से मिलने आया हूं, इसे बाहर बुलाएं। इसने पुलिस वालों की वर्दियों को बगौर देखा, फिर तशवीशनाक लहजे में दरियाफ्त किया, खैरियत तो है? ना जनाब, आज से पहले कभी पुलिस हमारे दरवाजे पर नहीं आई। अब जमील से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? मैंने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, जमील से एक बहुत जरूरी काम है मुझे। फिर पूछा, आप कौन है? मैं जमील का बाप हूं, इसने बताया। मेरा नाम कबीर अली है। कबीर अली, मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा। जमील को फौरन बाहर बुला लो, मामला खासा संगीन है। वो खासा घबराया हुआ था। आप अंदर आ जाए। जमील तो इस वक्त घर में नहीं है। वो घर में नहीं है तो फिर कहाँ है? मैंने पूछा। आप अंदर तो आए, वो लजाजत आमेज लहजे में बोला। हम उसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। सह में चारपाइयां बिछी हुई थी। हवालदार मंजूर इलाही और दोनों कांस्टेबल चारपाइयों पर बैठ गए। मेरे लिए कबीर अली के इशारे पर नसीर कुर्सी उठा लाया। इतनी देर में जमील की वालिदा जन्नत बीबी भी कमरे से निकलकर वहां आ गई और आते ही इसने कबीर अली से पूछा, क्या हो गया है? पुलिस वाले जमील को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? जारी है महरूम मोहब्बत। जमाल जिंदरान, मुख सफदर हयात, किस्त नंबर 8। मैंने मुनासिब समझा कि उन्हें मुख्तसरा हालात से आगाह कर दूं। मेरी बात खत्म हुई ही थी कि जन्नत बीबी ने तेज आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? जमील ऐसा लड़का नहीं है। कबीर अली ने कहा, थानेदार साहब, जमील की तो मंगनी हो चुकी है। अगले साल उसकी शादी होने वाली है। मेरे लिए ये एक इंकिशाफ था। मैंने कहा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि जमील है कहाँ? जन्नत बीबी ने कहा, वो अपनी बहन के पिंड गया हुआ है। कब से? जमील बिहार के छोटे भाई नसीर अहमद ने बताया। भाईजान पिछले महीने की 3 तारीख को आपा से मिलने गए थे। मैंने पूछा, कबीर अली, तुम्हारी मज़कूरा बेटी कहाँ रहती है? सईदा चेक 94 में ब्याही हुई है। कबीर अली ने जवाब दिया, जमील छुट्टियों में अक्सर इससे मिलने जाता रहता है। चेक 94 खानेवाल जिला के जुनूब मशरक में वाक़ था। मैंने पूछा, कबीर अली, जमील को गए 1 माह से ज्यादा हो गया है। क्या वो पहले भी इतने दिनों के लिए बहन से मिलने जाता रहा है? मंगनी के बाद से वो कुछ ज्यादा ही वहां जाने लगा है, जन्नत बीबी ने बताया। मैंने कहा, जमील ने वापस आने के बारे में क्या बताया था? शायद वो गर्मियों की तमाम छुट्टियां वहीं गुजारे। कबीर अली, मैंने जमील बिहार के बाप को मुखातिब करते हुए संजीदा लहजे में कहा, मैंने इस बात की अच्छी तरह तस्दीक कर ली है कि जमील ने 3 जून को खानेवाल से अपने पड़ोसी नूर शाह की छोटी बेटी आबदा परवीन को अगवा किया था और घूमते फिरते मेरे इलाके में आ निकला था। मेरे पास पक्के सबूत भी मौजूद है। आबदा कत्ल हो चुकी है और तुम्हारा बेटा जमील गायब है। अगर तुम मामलात के बारे में कुछ जानते हो तो सच सच बता दो, वरना मैं बाद में कोई रियायत नहीं करूंगा। वो हरासा नजर आने लगा। थानेदार साहब, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। मेरा जमील ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हाय वे मिरिया रिबा, जन्नत बीबी ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, जरूर किसी ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया है। मेरा पत्थर तो सीधा सईदा के पास गया था। मैंने कहा, हम अभी यहाँ से सीधे चेक 94 जाएंगे और हर किस्म की तस्दीक करेंगे। आप जिस तरह चाहिए तस्दीक करें, थानेदार साहब, कबीर अली ने कहा। मुझे यकीन है कि मेरा पत्थर बेगुनाह है। मैंने कहा, तुम्हारे बयान के मुताबिक जमील अपनी बहन के पास गया हुआ है। तुम्हारे बेटे नसीर अहमद ने बताया है कि वो 3 जून को घर से गया था। इसी तारीख यानी 3 जून को मास्टर जमील आबदा परवीन के साथ खानेवाल स्टेशन से झम जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ था। मैं तुम्हारी बात पर किस तरह यकीन कर लूं? वो दोनों हाथों में अपने सर को थामते हुए बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारी समझ में इस वक्त आएगा कबीर अली, जब जमील जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होगा। नहीं नहीं,
वो दोनों हाथों को हिलाते हुए बोला, मेरा जमील किसी लड़की को अगवा नहीं कर सकता। वो ऐसी नाजेबा हरकत कर ही नहीं सकता। अगले साल तो इसकी शादी होने वाली है। यास्मीन में कोई कमी नहीं है। जमील किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने सख्त लहजे में कहा, कबीर अली, मामला सिर्फ अगवा तक महदूद नहीं है। वो लड़की कत्ल भी हो चुकी है। जमील अहमद की रुपोशी से इस इम्कान को तकवीयत मिलती है कि जमील ही आबदा का कत्ल करके फरार हो गया है। आप पूरे पिंड से इसके किरदार की गवाही ले सकते हैं, कबीर अली ने कहा। गवाही की जरूरत पड़ी तो गवाही भी ले लेंगे, कबीर अली, मैंने उठते हुए कहा। सबसे पहले तो हम चेक 94 जाएंगे। मुख साहिब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। इसमें कोई हर्ज नहीं था, इसलिए मैंने इजाजत दे दी। जन्नत बीबी खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाने लगी, पता नहीं किसने पुलिस को जमील के पीछे लगा दिया है। मेरा पत्थर तो हीरा है, इसकी शराफत की तो मिसालें दी जाती है। वो इतना हमदर्द है कि एक बली के बच्चे को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। वो इस तरह तड़प उठता है जैसे वो मुसीबत खुद उसकी जान पर बैठ रही हो। मैंने कहा, बीबी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हारा पत्थर ऐसा ही साबित हुआ है। कबीर अली और जन्नत बीबी ने बैक वक्त सवाल लिया। नजरों से मुझे देखा। जन्नत बीबी ने इस्तफसार किया, आप कहना क्या चाहते हैं थानेदार साहब? मैं समझा नहीं, थानेदार साहब। कबीर अली के चेहरे से हैरत आमेज परेशानी मुतरश्शे थी। जन्नत बीबी ने कहा, भले तो मेरे भी कुछ नहीं पड़ा। बात दरअसल यह है कि मैंने वजाहत करते हुए बताया, जमील ने जिस लड़की को घर से भगाया था और जो अब फर्श जमीन ओढ़कर सो चुकी है, वो लड़की बड़ी दुखी और मुसीबत ज़दा थी। वो अपने घर के जहन्नम में करवट करवट झुलस रही थी। इसकी दास्तान इतनी दर्दनाक और असर अंगेज थी कि सख्त दिल शख्स को भी इससे हमदर्दी न सही, रहम तो जरूर आता। और वो लड़की अक्सर व बेशतर जमील को अपने मसाइब व मसाइल से आगाह करती रहती थी। फिर सबसे बड़ी बात यह कि वो जमील को पसंद भी करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ घर से भागे बगैर मुमकिन नहीं था। जमील जो किसी बली के बच्चे को भी तकलीफ में नहीं देख सकता था, इस इंसान की बच्ची के दुख को अपने सीने में उतारता रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि इसके दिल में इस मजलूम लड़की के लिए एक नर्म गोशादी हो गया और वो दोनों। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर दोनों के चेहरों का जायजा लिया। वहां हवाइयां उड़ रही थी। उनके चेहरों के तासुरात से अंदाजा होता था कि उनके दिल में मेरी बातों को तस्लीम करने में कोई आर महसूस नहीं कर रहे। थोड़ी देर के बाद कबीर अली ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मुमकिन है ऐसा कुछ भी न हुआ हो। जमील अपनी बहन के पास चेक 94 ही में हो। ये एक बाप के दिली जज्बात थे। मैंने कहा, गिर ऐसा है तो फिर यह मौजिजा होगा, वरना हालात और शवाहिद तो इसके बिल्कुल बरक्स इशारा कर रहे हैं। आंवला ये मौजिजा हो जाए। जन्नत बीबी ने अपने आंचल को दुआया अंदाज में बुलंद करते हुए इल्तिजा की। माओ को अपनी औलाद के बारे में मुजिज़े रूनुमा होने की कुछ ज्यादा ही तवक्को होती है। दूसरे रोज हम बाद अज दोपहर चेक 94 पहुंच गए। दोनों कांस्टेबल अपने थाने में ही रह गए थे। मेरे साथ सिर्फ हवालदार मंजूर इलाही और जमील का बाप कबीर अली था। कबीर अली के छोटे भाई जमालदीन ने बड़ी गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन हवालदार मंजूर इलाही को देखकर वो चौंक उठा। चौंकने की वजह उसके जिस्म पर सजी पुलिस की वर्दी थी। हम अंदर जाकर बैठ चुके तो कबीर अली ने हमारा तारुफ कराया और मुख्तसरा हालात की नजाकत से अपने भाई को आगाह किया। फिर कहा, जमालदीन, थानेदार साहब को बताओ कि जमील कब से तुम्हारे पास आया हुआ है। जमालदीन के चेहरे पर तफक्कुरात की गहरी परछाइयां नमूदार हुई। इसने बारी बारी हम सबको देखा। इसकी निगाहों में हजारों अंदेशे मौजूद थे। कबीर अली ने जरा सख्त लहजे में कहा, क्या बात है जमालदीन, तुम खासे परेशान दिखाई दे रहे हो। कहाँ है जमील? जरा इसे यहाँ तो बुलाओ। जमालदीन के चेहरे के तासुरात देखकर मैं सारी बात समझ चुका था। यकीनन कोई बहुत बड़ी गड़बड़ मौजूद थी। मैंने बरा रास्त जमालदीन से इस्तफसार किया। जमालदीन का 3 जून को जमील यहाँ आया था। वो थोक निगलते हुए बोला, आया तो था,
پھر کیا ہوا تھا؟ وہ خاصا جلدی میں تھا۔ جمال الدین نے بتایا، کہہ رہا تھا کہ چند روز بعد دوبارہ آئے گا۔ اسے کچھ ضروری کام نپٹانے کے لیے دوبارہ خانیوال جانا تھا۔ جاری ہے۔